Good morning and welcome to everyone. So we are not face to face because of the lockdown. So our effort will be to try to explain this relation through both Hindi and English language, so that you people do not face any kind of problems. So we are going to study first chapter of history of class 9th. So students, so let's start teaching the lesson. So पहला लेसन है फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति। सो स्टूडेंट, रेवोल्यूशन का मतलब होता ही है कि वो एक दिन में नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी होती है ना। ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तब जा कर के ये रेवोल्यूशन होता है। तो it is the true story of the first revolution in the world which was started on 14 July 1789 in France। कह रहा है कि वर्ल्ड का ना ये पहला ऐसा क्रांति है ना जिसकी शुरुआत 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई है ना। इससे पहले मैंने इतने सारे जो नागरिक थे है ना, वो अपने राजा के प्रति मैंने प्रजा जो अपने राजा के प्रति इतना बड़ा रेवोल्यूशन इससे पहले नहीं किया था। सो स्टूडेंट, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी आखिर क्या स्थिति हुई थी जिसके कारण ये फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ है। तो पहले हम लोग इसके कुछ सीन के बारे में जानते हैं और उसके बाद ये जानेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों ना। सो स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट टीचिंग द लेसन। चलिए, द मॉर्निंग of 14 July 1789 ना, सिटी ऑफ पेरिस वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म। कहा जा रहा है कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को ना पेरिस शहर में बिल्कुल आतंक का माहौल था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप टू मूव इनटू द सिटी। कह रहे ना, शहर में मैंने सेनाओं को ये आदेश दे दिया गया शहर में प्रवेश करने के लिए, इंटर करने के लिए ना। ऐसा Romans aspired that he would soon है ना order the army to open fire upon the citizens। देखिए, ऐसा कुछ अफवाह फैला दिया गया लोगों के द्वारा है ना कि ये राजा का आदेश है कि सेनाओं पर गोली बरसाने का जो है ना राजा ने आदेश दे दिया है। अब इससे चारों तरफ क्या हो गया, इस बात को लेकर तबाही मच गया है ना। सारे सिटीजन्स लोग थे वो उथल पुथल हो गए। तो 7,000 आदमी और जो औरत लोग थे ना, ये टाउन हॉल के सामने ये लोग एकत्र हो गए और उन्होंने ये डिसाइड किया ना कि अपना पीपुल्स मिलिटिया यानी कि लोक जन का एक मतलब सेना बनाया जाए, लोक सेना बनाया जाए, ये उन्होंने डिसाइड किया। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे सरकारी बिल्डिंगों में है ना वो लोग हथियार के लिए वो लोग जबरन प्रवेश कर गए। देखिए, क्योंकि सेना से मुकाबला करना था तो हथियार की आवश्यकता तो होगी ही। ठीक है ना, ये लोग सरकारी ना भवनों में ज़बरदस्ती क्या कर गए, घुस गए। और फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल्स मार्चेज टुवर्ड ईस्टर्न। देखिए, कुछ सैकड़ों जो लोग थे ना वो लोग शहर के पूर्वी भाग में है ना ये लोग चले गए। और देखिए, वो कह रहा है कि बास्तील का एक किले का एक जेल था है ना, इसमें ये लोग चले गए। और दे एवरी डे होप टू होर्डेड एमुनेशन। उनको आशा था ना कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारा हमको मतलब कि हथियार मिलेगा। देखिए, इसको एमुनेशन बोलते हैं, हथियार। ठीक है ना, बहुत सारा हथियार हमें वहाँ मिल सकता है। सो इन द आर्म फाइट और द फॉलोड। देखिए, वहाँ उसमें युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ और उस लड़ाई में जो बास्तील का जो कमांडर था वो मारा जाता है। ठीक है ना, प्रिजनर्स रिलीज, और वहाँ जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाता है ना। यद्यपि जो कह रहा कैदियों की संख्या ज़्यादा नहीं था, वेयर ओनली 7 ऑफ देम, केवल कितना था, 7 था ना। तो देखिए, कह रहा है कि वेट इन द बास्तील वाज hated by all because he stood for all diplomatic power of the king। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि लोगों को माने बास्तील ना से घृणा थी उनको। क्यों गिरना थी?
क्योंकि ये राजा की जो शक्ति था, मैंने देखिए डिस्पोटिक पावर, यानी कि जो तानाशाही जो शक्ति था, इसका सूचक था कौन? बास्तिल किला। इसीलिए लोगों ने सोचा कि ये देखिए राजा को तो डायरेक्टली लोग क्षति पहुंचा नहीं सकते थे ना, इसीलिए उनके जो तानाशाह का जो सूचक जो बास्तिल का जो किला था ना, इसको उन्होंने क्या किया कि फोर्ट्रेस वाज डेमोस्लाइट, देखिए यहाँ पर उसको किले को ढा दिया गया है ना, और इट्स स्टोन है ना, एंड द स्टोन फ्रेगमेंट्स वेयर सोल्ड इन मार्केट्स टू ऑल दोज। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो उसके अवशेष थे, जो पत्थरों को, उनको बेच दिया गया। तो कैसे लोगों को बेच दिया गया? तो हु विशेड टू कीप ए सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, जो इस माने लोग जो ये जो घटना हुआ था ना, जो ये तबाही मचा था, उसको यादों को कुछ लोग संजोना चाहते थे, ये अपने याद में रखना चाहते थे, है ना, कि मैंने भी इस विनाशकारी मैंने हिस्सा लिया था। तो लोग याद के स्वरूप में जो लोग रखना चाहते थे, उन लोगों को ये स्टोन जो है वो मैंने बेच दिया गया, अवशेष बेच दिए गया। चलिए, द डे ऑफ अलाउड सा द मोर रोटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो राजा चुपचाप बैठेगा नहीं, तो पेरिस और अन्य शहरों में ना मतलब बहुत ज़्यादा इधर से उधर लोगों को छानबीन भगदड़ मचना शुरू हो गया। मस्ट पीपुल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई पीस ऑफ ब्रेड। देखिए कुछ लोग तो इसलिए उनके विरुद्ध है ना प्रोटेस्टिंग कर रहे थे कि जो उन लोगों का जो भोजन था है ना, स्टेबल फूड जो था ब्रेड, उसका प्राइस बहुत हाई हो चुका था, और इससे भी वहाँ के जो लोग थे ना त्रस्त थे। इसके विरुद्ध भी ना ये लोग आवाज़ बुलंद ये लोग किए। देखिए नीचे देखते हैं आप, फिगर है जो देखिए कह रहा है कि जितने ध्वंस, देखिए बास्तिल का जो ध्वंस किए गए ना, स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्तिल, यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ध्वंस किए गए, इसमें बहुत सारे चित्रकार लोगों ने, आर्टिस्ट लोगों ने क्या किया, मैंने बहुत सारे लोग फ़ोटो बनाए गए है ना इसके बारे में। चलिए इसके बाद देखते हैं कि द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी के उत्तरार्ध में है ना, ये फ्रांस का सोसाइटी कैसा था। 18th सेंचुरी के उत्तरार्ध के दौरान जो है फ्रांस का सोसाइटी कैसा था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इन 1774 है ना, लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। देखिए कह रहा है कि 1774 यानी कि 1774 में जो लुइस 16वां था, वो जो कि बर्बन फैमिली का था ना, वो क्या किया, वो गद्दी पर बैठा, फ्रांस की गद्दी पर बैठा, और उस समय उसकी उम्र देखिए यहाँ पर दिया है कि 20 साल था, और उसकी जो शादी हुई थी वो ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस यानी जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उसका नाम दिया है मैरी एंटोनेट है ना। अपॉन हीज एसेंशन जिस न्यू किंग देखिए फाउंड टू एम्प्टी ट्रेजरी। देखिए जब ये राजा बना ना, तो उन्होंने पाया कि उसका जो ट्रेजरी था वो क्या था, वो एम्प्टी था, यानी जो उसका खजाना था वो खाली था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेनेड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। देखिए कह रहा है कि बहुत लंबे समय के युद्ध ने माने फाइनेंशियल जो स्रोत है ना वो क्या कर दिया था, ख़त्म कर चुका था। एड टू दिस वाज ए कॉस्टिंग ऑफ मेंटेनिंग एज एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साय। देखिए इसमें वर्साय की जो किला था ना, उसके मेंटेनेंस में ना, यानी जो शान शौकत जो था उनका, उसके मेंटेनेंस में ना बहुत ज़्यादा खर्च आता था। से अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्पेड द 13 अमेरिकन्स कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन है ना इन ब्रिटेन। देखिए इसमें कह रहा है कि अमेरिका का जो 13 उपनिवेश है ना था, जिस पर ये ब्रिटेन का दबदबा था, तो इस तरह से अमेरिका और ब्रिटेन में नहीं बनता था।
ठीक है ना। और फ्रांस और ब्रिटेन में भी नहीं बनता था, यानी कि ब्रिटेन दोनों का दुश्मन था। तो दुश्मन का दुश्मन क्या है, दोस्त होता है। तो इस प्रकार फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया और ब्रिटेन ना कि जो अंडर जो 13 कॉलोनीज थे उसको ये आज़ाद करवा दिया फ्रांस ने, केवल अमेरिका को खुश करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से युद्ध में अरबों जो लिवरे था ना ये खर्च हो गया। देखिए लिवरे उस समय फ्रांस की जो ना करेंसी का नाम था, तो अरबों लिवरे ये ख़त्म हो गए और ऑलरेडी राइजिंग टू मोर देन 2 मिलियन लिवरे, और पहले से ही 2 अरब लिवरे जो था ये पहले से ही कर्ज में था फ्रांस। तो लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखिए जो लोग कर्जदाता लोग थे जिन्होंने कर्ज दिया था, अब वो फ्रांस की सरकार से 10% का इंटरेस्ट जो लोग मांग करने लगे ना। सो द फ्रांस गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड द इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट टू इंटरेस्ट पेमेंट लोन। देखिए अब वो अकेला जो है ना फ्रांस इस चीज़ को वहन नहीं कर सकता था, है ना, जो कि इंटरेस्ट था उसको दे नहीं सकता था। सो मीट रेगुलर एक्सपेंस, अच्छा देखिए उसको बहुत सारा खर्च था, है ना, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, है ना, इसको अपने आर्मी के भी मेंटेनेंस मान लीजिए खर्चा करना पड़ता था। कोर्ट रनिंग, है ना, कोर्ट को चलाने के लिए, है ना। इसके बाद यहाँ पर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड यूनिवर्सिटी ना, सरकारी कार्यालय और विश्वविद्यालय ये सब चलाने के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता पड़ता था ना, जो कि ये निरंतर ये खर्च होने वाला चीज़ था। चलिए इसके बाद देखते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी द स्टेट वाज द फोर्स द इंक्रीज टैक्स। अब ये स्टेट क्या करेगा, अब ये जो टैक्स को ना बढ़ाने पर ये मैंने एक तरह समझिए कि बेहोश हो गया। पर एट द देखिए मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, लेकिन यह जो है ना पर्याप्त नहीं था। देखिए टैक्स बढ़ाया फिर भी करा कि पर्याप्त नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। हम लोग जानेंगे कि क्यों भाई कर बढ़ाया तो फिर क्यों नहीं एबल था। तो देखिए उसके पीछे भी कुछ ये बात है, करा कि 18th सेंचुरी में जो है ना वो पूरे जो समाज था फ्रांस का वो 3 स्टेटों में बटा हुआ था। कितने स्टेटों में बटा हुआ था, तो 3 स्टेटों में बटा हुआ था। और ओनली मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट पे टैक्स, और ओनली सिर्फ जो तीसरे स्टेट के लोग थे ना सिर्फ वही लोग टैक्स को पे करते थे। ठीक है, अब देखिए कुछ हम लोग यहाँ पर दिया है उसके अनुसार देखिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेट में सबसे फर्स्ट में आ गया क्या, क्लर्जी लोग आ गए, ठीक है ना। क्लर्जी बोलते थे हम लोग पादरी ना, पादरी को बोलते थे चर्च पादरी, ये लोग फर्स्ट स्टेट में आते थे। जैसे देखिए हम लोग इंडिया में कैसे समाज बटा हुआ था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो उस तरह से फ्रांस में ना ये स्टेट के रूप में ये बटे हुए थे। तो फर्स्ट स्टेट थे ये लोग थे क्लर्जी लोग, पादरी वर्ग लोग थे, ठीक है। इस समय उनकी संख्या बोला जाता है कि 1 लाख था। कितने था, 1 लाख, है ना। और इनकी जो जितनी भी लैंड भूमि था उसका 10% इन लोगों के पास था। और जो सेकेंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी, ये लोग कुलीन वर्ग ना यानी कि धनी परिवार से लोग होते थे, इनकी संख्या उस समय 4 लाख बताया जाता है, 4 लाख, ठीक है ना। और इनके पास टोटल जो ज़मीन का 25% इन्हीं के पास होता था, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 3rd स्टेट। 3rd स्टेट जो है ना देखिए यही वो लोग हैं जो लोग केवल टैक्स पे करते थे। ये लोग कौन कौन लोग थे इसमें, तो इसमें आता था कि बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स, यानी कि बड़े जो व्यवसायी होते थे, व्यापारी होते थे ना, कोर्ट के जो अफसर होते थे ऑफिशियल्स ना, कोर्ट दरबारी होते थे, वकील होते थे ना। उसके बाद सेकेंड में आता है कि पीसेंट एंड आर्टिसियन, यानी किसान और कलाकार लोग। उसके बाद नीचे के जो है स्टेज में दिया है स्मॉल पीसेंट, यानी छोटे किसान, है ना, लैंडलेस लेबर, यानी कि भूमिहीन मजदूर, और सर्वेंट, ये सब लोग आते थे 3rd स्टेट में ना। तो यही लोग सिर्फ जो है ये लोग टैक्स पे करते थे।
और बाकी जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग थे वो लोग टैक्स पे नहीं करते थे। चलिए इसके बाद आते हैं ना, सो द हाउस सिस्टम हो गया। इसके बाद कह रहा है कि पेशेंट मेड अप ना अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए जो पूरे जितना पॉपुलेशन था उसमें 90% लोग किसान का काम करते थे। हाउएवर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। देखिए हालांकि एक छोटी संख्या था ना वैसे किसान जिनके पास अपना ज़मीन होता था, तो ये लोग दूसरे के ज़मीन पे लोग खेती करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स एंड चर्च एंड अदर रिचर्स मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। करा के देखिए 60% तो ज़मीन उन लोगों के पास होता था ना, कि इनके पास तो पादरी के पास ना, उसके बाद ये आपके जो हो गए ये चर्च हो गया, उसके बाद जो कोई थर्ड स्टेट के जितने अमीर लोग थे उन लोगों के पास, ये सब मिला करके ये 60% ज़मीन तो वही लोग के पास होता था। और बाकी बचे 30% ना तो वो लोग तबके के लोग थे, लोग रखते थे, और बाकी नहीं तो दूसरे के ज़मीन पर ही ये लोग खेती करते थे। चलिए इसके बाद देखते हैं एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय द बर्थ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट डेट एंड द, देखिए क्लर्जी एंड नोबिलिटी, ये जो दोनों लोग थे एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ, इनको जन्म से ही बहुत अधिकार प्राप्त थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस वाज एक्सेम्पशन द पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। पहला तो फ़ायदा इनको ये था कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है ना, और बहुत सारे राजतांत्रिक में इनको अधिकार दिए गए थे, ठीक है ना, किसानों के प्रति। देखिए किसान, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सर्विस टू लॉर्ड, इनको अपने देवता की तरह इनको मतलब ये लोग मानते थे, ठीक है ना। किसान लोग था ना जो टू वर्क हिज हाउस एंड फील्ड, किसान लोग उनके घरों में भी और उनके खेतों में भी काम करते थे। टू सर्व इन द आर्मी, वो लोग सेनाओं में भी मतलब हिस्सा लेते थे। और टू पार्टिसिपेट द बिल्डिंग रोड्स, और जो सड़क निर्माण होता था ना, है ना, उसमें भी वो लोग सहयोग माने ये लोग करते थे, और लोग शौक से नहीं, ये लोग करने के लिए बाध्य थे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि चर्च टू एक्सटेटेड इनटू शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड, देखिए यहाँ पर एक टैक्स का नाम दिया, इसका नाम दिया है टाइद, है ना, फ्रॉम द पेशेंट। देखिए यहाँ पर दिया है कि पेशेंट से ये लोग, है ना, चर्च जो लोग थे ये लोग एक टैक्स लेते थे जिसका नाम था टाइद। एक तरह से एक धार्मिक कर था, इसको लोग क्लर्जी लोग लेते थे इसको ना, चर्च के द्वारा ये टैक्स लिया जाता था, धार्मिक कर था, ठीक है ना। उसके बाद ऑल मेंबर द थर्ड स्टेट हैड पे टैक्सेज टू द स्टेट। पहले से जानते हैं कि सभी लोग थर्ड स्टेट के ही लोग टैक्स को पे करते थे। दिस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल। देखिए एक तो प्रत्यक्ष कर है जो सीधे राज्य को ये तो देना पड़ता था, ये तो ज़रूरी था, टाइल, हाँ। और इनडायरेक्ट टैक्सेस विच आर, देखिए इसके बाद डायरेक्ट के प्रत्यक्ष कर के अलावा भी एक इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर था, है ना, जो कि बिल्कुल जो प्रतिदिन के जो उपयोगी वस्तुएं हैं, एवरीडे कंजम्पशन ना, जो उपयोगी वस्तुएं जैसे कि साल्ट हो गया, टबैको हो गया, ये सब चीज़ों पर भी इनडायरेक्ट कर देना पड़ता था, ठीक है। देखिए इतना वर्डन हो गया, पहले तो 10% दीजिए पहले इनको चर्च लोगों को, उसके बाद इंक्लूड डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर टाइल है, उसके बाद अप्रत्यक्ष टैक्स जो है वो साल्ट और टोबैको पर देना पड़ता था। द बर्डन ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट एलोन, यानी कि समूचे जो जितने आय जिससे ये आपका स्टेट चलता था उसका बहुत अधिक बड़ा हिस्सा ये लोग थर्ड स्टेट के लोग ही उसको पे करते थे, ठीक है। चलिए देखिए न्यू वर्ड में इसको समझते हैं हम लोग। देखिए लिब्रे का नाम आया था, तो लिब्रे का नाम द यूनिट ऑफ करेंसी बताया गया था कि फ्रांस की करेंसी का नाम है, और इसको डी कंटिन्यूड इन 1794, जिसको 1994 में क्या कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया था ना। उसके बाद कलर जिसको बोलते हैं लोग पादरी, द ग्रुप ऑफ पर्सनस इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन
इन द चर्च। देखिए चर्च के जो महत्वपूर्ण जो लोग कामों को जो लोग किया करते थे, है ना, ऐसे लोगों को समूह को हम लोग बोलते थे क्लर्जी, पादरी। उसके बाद बताया गया टाइद के बारे में ना, तो ये टैक्स लेविड बाय द चर्च, है ना, कंप्राइजिंग 1/3 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये लोग एक धार्मिक कर होता था, और ये लोग जितना कृषि उत्पादन का 1/10 यानी 1/10 हिस्सा जो है ना, एक धार्मिक कर के रूप में पादरी को देना पड़ता था। उस टैक्स का नाम है टाइद। और तीसरा है टाइल। तो टाइल ना, टैक्स टू पे डायरेक्टली टू द स्टेट, ये तो प्रत्यक्ष कर था, किसी स्टेट को ही डायरेक्ट हमको देना ही पड़ता था। चलिए इसके बाद नीचे देखते हैं हम लोग। देखिए नीचे कुछ फ़ोटो में ना कुछ इंटरेस्ट फैक्ट दिया हुआ है। जैसे देखिए हम लोग फ़ोटो यहाँ फिगर को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द पुअर फ्लो ब्रिंग्स एवरीथिंग्स, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सलाद, द फैट लॉर्ड सिट्स हियर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विथ ए लॉक। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर एक फैट लॉर्ड है ना, यानी कि मोटा जमींदार है, ये आराम से चुपचाप बैठा हुआ है, और जो गरीब आदमी है ये बहुत सारा चीज़ दे रहा है, जैसे ग्रेन दे रहा है ना, अनाज दे रहा है, फल दे रहा है, पैसा दे रहा है, सलाद दे रहा है, और वो चुपचाप बैठ करके ना रेडी टू एक्सेप्ट इट एल, और सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। और ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विथ लुक, और उसको देखता तक भी नहीं है। चलिए इसके बाद नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि द नोबल मैन इज ए स्पाइडर, द पीसेंट द फ्लाई। देखिए नोबल मैन, एक जो क्लीन वर्ग के लोग थे ना, वो लोग बोलता था इसको स्पाइडर, यानी कि मकड़े ना, मकड़े की जाल की तरफ ये लोग हैं। और मकड़े की जाल की तरफ ये लोग हैं। और पिसेंट को फ्लाई, मक्खी बोला गया है ना। कैसे मकड़ी जाल बुनता है, और मक्खी लोग क्या होता है उसके जाल में जाके फंस जाता है। तो बस वही स्थिति समझ लीजिए। द मोर द डेविल हैज़ नो मोर ही वांट। कह रहा है कि शैतान को जितना भी दो ना आदम, उसका लालच उतना ही ये बढ़ता जाता है, यानी कि संतुष्टि नाम का चीज़ उन लोगों में नहीं था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं द स्ट्रगल टू सरवाइव। इसमें दिया है कि मतलब जीने का जो संघर्ष है, देखिए वो किस प्रकार था। कह रहा है कि इन द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन ना इन 1715। कह रहा है कि 1715 ईस्वी में कितना था, 23 मिलियन था, और 23 मिलियन था, और 28 मिलियन इन 1789, और 89 में बढ़कर कितना हो गया, ये 28 मिलियन हो गया, है ना। तो दिस रेट टू बी रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। देखिए जिस तेज़ी से ना रैपिड इंक्रीज, यानी कि जिस तेज़ी से जो संख्या बढ़ रहा था, है ना, वो फूड ग्रेन को के डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पीस विथ डिमांड, है ना। जितना जनसंख्या बढ़ने के चलते जो मांग बढ़ रहा था ना, तो फूड ग्रेन में उतनी ज़्यादा पैदावार नहीं होता था ना, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं हो पा रहा था, पूरा नहीं कर पा रहा था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज स्टेपल डाइट ना ऑफ मेजोरिटी इज रोज रेपिडली। इस तरह से जो स्टेपल डाइट है ना, यानी कि जो उनका प्रिंसिपल जो डाइट होता है स्टेपल डाइट, जिससे हम लोग का चावल, है ना, दाल, सब्जी, रोटी सब है, तो उन लोग का स्टेपल डाइट था ब्रेड ना। तो ब्रेड का जो प्राइस है ना, वो दिनों पर दिन वो बढ़ता जा रहा था, तेज़ी से बढ़ रहा था। तो मस्ट वर्कर वेज इम्प्लाइड एज लेबर्स इन वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस। देखिए कह रहा है कि लेबर जो लोग काम करते थे, लेकिन उनको कामों का जो मेहनताना होता था ना, वो कौन तय करता था, तो उनके मालिक। ये उनका मैंने जो मेहनताना है उन्होंने फिक्स करते थे, तय करते थे कि उनको कितना दिया जाएगा। बट वेजेस डिज नॉट कीप पेस विथ द राइज इन प्राइस ना। लेकिन कह रहा है ना कि उनको जो पैसा जो है वो महंगाई बढ़ने के साथ, है ना, ये को नहीं बढ़ाया जाता था। सो गैप बिटवीन द पुअर
एंड रिच विनेट। इस तरह से ना देखिए गरीबों और अमीरों के बीच में जो ये खाई ये बनता जा रहा था, अमीर लोग अमीर होते जा रहे थे और गरीब लोग गरीब होते जा रहे थे। थिंग्स बिकम रोज वन एवर ड्राउ टू हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। उस समय तो और स्थिति खराब हो जाता था, जबकि कोई ड्राउट या हेल यानी कि सूखा या फिर जब ओला पड़ जाता था तो उस समय और स्थिति माने खराब हो जाता था ना। दिस लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। देखिए सबसिस्टेंस क्राइसिस किसको बोलेंगे, तो एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवहुड आर इंडेंजर्ड। कह रहा है कि ऐसा सिचुएशन स्थिति जहाँ जीने के लिए जो कि बेसिक चीज़ें चाहिए है ना वो भी खतरे में पड़ जाए ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सो समथिंग्स दैट occurred फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग इट्स ओल्ड रेजिम्स। कह रहा है कि ये तो फ्रांस में मतलब हमेशा ऐसा ही होता ही रहता था, ये कोई नई बात नहीं थी। चलिए तो नेक्स्ट स्टूडेंट अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं।